हाँ जी, तो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग पेज नंबर 24 पर है। तो हमने स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से निकाली थी, ये देखिएगा। हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन बाई स्प्रिंग। ठीक है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग कैसे निकाला था? हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। अब एक्स आई क्या होता है? इनिशियल पोजीशन। एक्स एफ क्या होता है? फाइनल पोजीशन। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर, यहाँ तक लास्ट में करा था। अच्छा, इसको बोल दिया था इक्वेशन नंबर 3। ये था इक्वेशन नंबर 3। अच्छा जी, अब इसके बाद में हम ये कहते हैं इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स आई एंड अलाउड टू रिटर्न टू एक्स आई। अगर ब्लॉक को एक्स आई से खींचते हैं और वापस एक्स आई पर ही आने देते हैं तो क्या होगा? देखिए, ऐसा था कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है और ये ब्लॉक ऐसे लगा हुआ है और इनिशियल जो इसकी पोजीशन है वो है एक्स आई। तो अगर इसको खींच लिया जाता है एक्स आई से एक्स एफ तक, ये है ओरिजिन, ये है 0 पॉइंट। तो ओरिजिनली ये कहाँ पर थी? ये एक्स आई पर था, ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ था। अब आपने इसको खींचा और खींचकर ये पहुँच गया एक्स एफ तक। तो जब आपने इसको एक्स एफ तक पकड़ रखा है, तो जब पकड़ रखा है तो स्प्रिंग भी तो खींचेगा। अब जब स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा, ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा। तो आपने जैसे इसे एक्स एफ तक खींचा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहेगा। तो उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। ये वापस से इसी पोजीशन में आना चाहेगा तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो हमने क्या करा, हमने ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी कि यहाँ पर इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, कुछ भी थी, हो सकता है 0 हो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाली जाएगी, हाफ के एक्स आई स्क्वायर। के क्या होता है? के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो जहां पर भी कहीं स्प्रिंग आ जाएगा ना, वहां पर के जरूर आएगा। तो हाफ के एक्स आई स्क्वायर, ठीक, और माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। तो अगर दोनों का डिफरेंस ऐसे लिया जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि स्प्रिंग ने वर्क कितना किया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इतना आ जाएगा। ठीक, अच्छा, और चेंज इन दिस, ये जो वर्क डन है ये चेंज इन एनर्जी है, एक्चुअली ये एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है। तो इसका जो डिफरेंस है ये वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। अब हमने ये कहा इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स आई एंड अलाउड टू रिटर्न टू एक्स आई। अगर ब्लॉक को एक्स आई से ही पुल करा जाए और एक्स आई पर ही वो वापस रिटर्न हो जाए तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन तो एक्स आई थी ही, फाइनल पोजीशन भी एक्स आई हो गई। यहीं से स्टार्ट करा, यहीं पर वापस आ गया, तो जो वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? 0, हाफ के एक्स आई स्क्वायर, और फाइनली भी वो एक्स आई वाली यानी कि इनिशियल पोजीशन पर ही लौट रहा है। तो ये भी क्या हो गया? हाफ के एक्स आई स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। वही चीज़ है कि भाई मैंने एक सर्कुलर ग्राउंड में दौड़ना शुरू करा, जहाँ से मैंने दौड़ना शुरू करा मैं घूम फिर कर वापस वहीं आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 तो मेरा वर्क डन 0। ठीक है जी, क्लियर? अच्छा, द अबव डिस्कशन, हाँ अच्छा करना भाई, कम 1 नंबर कम कर दो, कम कम आपने बढ़ा दिया, एक और, हाँ बस हो गया, हो गया। The above discussion shows that first है the spring force is position dependent as is clear in Hooke's law। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि Fs यानी कि स्प्रिंग फोर्स ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है, पोजीशन पर डिपेंड करता है। माइनस का मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग की फोर्स है हम उसको जिस जगह डिस्प्लेसमेंट, हमने उसका डिस्प्लेसमेंट राइट में करवाया तो उस पर फोर्स लेफ्ट में लगेगी, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पर। Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, इसलिए है। सेकंड देखिए, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जो वर्क डन है वो इनिशियल पोजीशन एक्स आई और फाइनल पोजीशन एक्स एफ दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद
थर्ड है द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस यानी कि जहां से आपने स्टार्ट करा घूम फिर कर अगर स्प्रिंग वहीं पर आ जाए तो हम ये कहेंगे कि टोटल जो वर्क डन है वो जीरो हो गया। साइक्लिक प्रोसेस जहां से आपने स्टार्ट करा आप घूम फिर कर वहीं आ गए तो जो वर्क डन है वो जीरो हो जाएगा। दस द स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में यही होता है कि जहां से आपने स्टार्ट करा अगर घूम फिर कर आप वहीं पर आ जाते हैं और वर्क डन जीरो हो जाता है तो ऐसी फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इन ऑर्डर टू पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स विद अ स्लो कांस्टेंट स्पीड, स्लो कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक मोशन। मतलब आप ब्लॉक है यहाँ पर, आप ब्लॉक को आउटवर्ड धीरे 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 खींच रहे हैं क्वाजी स्टैटिक मोशन में। तो एन एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल एंड अपोजिट टू Fs हैज टू बी अप्लाइड। तो आपको इसको खींचने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? स्प्रिंग जो है ना अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहना चाहता है, तो वो जो ओरिजिनल स्टेट में रहने के लिए वो वापस से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है, उसको Fs बोलते हैं। तो आप जो फोर्स इधर अप्लाई करेंगे वो उसकी रीस्टोरिंग फोर्स के कम से कम इक्वल होनी चाहिए। ज़्यादा होगा तो आसानी से आप खींच ही लोगे, लेकिन कम से कम जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वापस लगाता है फोर्स अपने आप को, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए। खींचोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो फिर वो एक्सपैंड होना चाहेगा। तो जहां आप फोर्स लगाएंगे स्प्रिंग उसके अपोजिट ही फोर्स लगाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग बोर्ड है, उस पर आप नीचे की तरफ पैर मारोगे जोर से तो वो आपको ऊपर की तरफ उछाल देगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आपको पता है कि स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में आप मोशन करा रहे हैं उसके अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो आप जो इधर फोर्स लगाओगे ना वो Fs के इक्वल होनी चाहिए, कम से कम इक्वल होनी चाहिए, तभी वो इधर मूव करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। पहली चीज तो ये। उसके बाद द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड इज गिवन बाय। तो वर्क डन जो है वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। The work done by the external force will be equal to the increase in potential energy of the spring। तो आप धीरे 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 इसको खींचते जा रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 इंक्रीज होती जा रही है। तो आप ये लिखेंगे डेल्टा यू यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? वर्क डन स्प्रिंग के केस में इनिशियली वर्क डन कितना था? वर्क डन इनिशियली था हाफ के एक्स आई स्क्वायर, फाइनल हो गया हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। हाफ के एक्स एफ स्क्वायर ये तो फाइनल वर्क डन माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, सवाल ये उठता है कि यहाँ तो कुछ उल्टा था, पहले हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर था। तो वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो वर्क डन है इस केस में वो नेगेटिव होने वाला है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि भाई फोर्स मैं इस तरफ लगा रहा हूँ और जो है ये वापस इस तरफ आ रहा है। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो ये है हाफ के एक्स आई स्क्वायर। इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग के अंदर है ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी, वो तो चुपचाप पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर उसको जब तक आप खींचोगे नहीं तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये थी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये थी, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। समझ गए? और वही वर्क डन के इक्वल होता है। ऐसा क्यों है? हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में यही देखा था कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस ले लोगे तो वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। अगर आप दो अलग अलग वर्क डन्स हैं उनका डिफरेंस ले लोगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी में होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो अब आप ये देखें, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। आगे चलते हैं। If we take the potential energy Ux of the spring to be 0 when the block is in equilibrium position, the potential energy of the spring for an extension x will be। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से और यहाँ तक जो एक्सटेंशन हुआ है वो x है और हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको हमने 0 मान लिया। तो हम ये कहेंगे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या हो जाएगा? Ux माइनस 0 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने 0 माना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने U मान लिया और ये पोजीशन पर डिपेंड करती है, पोजीशन डिपेंडेंट है इसलिए Ux बोल दिया कि ये x पर डिपेंड कर रही है। तो Ux यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और 0 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इक्विलिब्रियम पोजीशन यही होती है जब ये जो ये ब्लॉक है ये रेस्ट में रहे। तो ब्लॉक रेस्ट में है
तो जब वो रेस्ट में है तो हम ये कहेंगे कि उस दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी ही नहीं। ईंट ज़मीन पर पड़ी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई है, तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? उसका छोटा सा बच्चा भी ऐसे हल्का सा पैर मार के चला जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। और वहीं उस ईंट को आप 10th फ्लोर पर रख दो और बिल्कुल छत के किनारे पर रख दो, तब उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तब उसको कोई छेड़ता नहीं है कि भाई अब अगर छेड़ा तो ये जहां गिरेगी वहां धमाका मचा देगी, ठीक है। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि इनिशियली अगर कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लिया कि जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज यू एक्स, तो डेल्टा यू इज फाइनल माइनस इनिशियल, यू एक्स माइनस जीरो। और सेम कहानी यहाँ पर हमने ये कहा कि जो फाइनल पोजीशन है उस फाइनल पोजीशन को हमने एक्स मान लिया, तो इसको के एक्स एफ ना बोलकर इसको बोल देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस इनिशियल जो पॉइंट है उसको हमने मान लिया कि वो जीरो है। हमने ये मान लिया कि ये जो एक्स आई है, ये वाला पॉइंट जो है ये जीरो है, तो हम ये कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है एक्स, यही तो फिर एक्स एफ होगा, जीरो से ही तो मेजर करा जाता है। तो अगर जीरो यही पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस एक्स हो गया, तो उसको एक्स एफ थोड़ी बोलूंगा, एक्स बोलूंगा मैं। पहले क्या था? पहले एक्स एफ यहाँ से यहाँ तक था, जीरो से एक्स एफ, एक्स आई यहाँ से यहाँ तक था। अब मैंने क्या करा कि मेरा इनिशियल पॉइंट ही है, ये जीरो है, तो इसलिए एक्स आई की जगह तो हमने ले लिया जीरो, जीरो लिखने वाला हूँ यहाँ पर मैं, हाफ के इंटू जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर तो मतलब पूरा ये जीरो ही हो गया। तो ये हमारे पास आ गया यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो 99% ऑफ द केसेस में उनमें यही होता है कि जो कोई भी स्प्रिंग है वो इनिशियली हम ये मानते हैं कि वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रखा हुआ है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो है। तो इसलिए पूरा ओवरऑल ये देखा जाता है कि अगर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है, कॉपर का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, आयरन का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, तो ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो आप ये देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो हमने देखी दो तरीके की देखी, एक देखी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है mgh, लास्ट क्लास में देखा था। ये देखी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, इसका फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक। एक देखा था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक ये तीन तरीके के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे हैं। अब आगे देखेंगे ग्राफिकल मेथड टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो आपसे एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का ग्राफिकल मेथड भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया आप ग्राफिकली बताइए कि ग्राफिकली आप कैसे निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिएगा ग्राफिकली कैसे निकालेंगे। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द potential energy of a stretched spring. Graphical method to find the potential energy of a stretched spring. तो stretched spring है हमारे पास, हमने ये देखा था according to Hooke's law the spring force for an extension xm is given by, अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, वाई एक्सिस पर हम दिखाएंगे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज एफ एस, स्प्रिंग फोर्स इज एफ एस, और एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, आपने कितना उसको खींचा, तो वो हो गया हमारा एक्स, सिर्फ एक्स डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसे बना लीजिए, ये है ओ ए, ये वाला पॉइंट बी बोल दिया, और यहां से लेकर और यहां तक जो आपने स्प्रिंग को खींचा है वो हो गया एक्सएम, ठीक है। अब होता क्या है कि स्प्रिंग है
और स्प्रिंग को आप राइट की डायरेक्शन में खींचते जा रहे हो। आप राइट की डायरेक्शन में स्प्रिंग को जितना जितना खींचते जाओगे वो लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगाता रहेगा। उसके अंदर एक टेंशन हो जाएगी, एक बेचैनी हो जाएगी कि नहीं मुझे वापस अपना रिस्टोर करना है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, ओरिजिनल शेप को, ठीक है, मेरे को रिस्टोर करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट इधर बढ़ाया। आप डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइड में आप बढ़ा रहे हैं, यानी कि आप स्प्रिंग को राइट की तरफ खींच रहे हैं, यानी कि आप एक्सटेंशन दे रहे हैं, एक्सटेंशन, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट की डायरेक्शन में दिखाएंगे यानी कि आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो लेफ्ट की साइड वाले, अगर लेफ्ट में हम डिस्प्लेस करते हैं किसी चीज़ को तो नेगेटिव एक्सेस पर दिखाते हैं, राइट में अगर करते हैं तो उसको पॉजिटिव एक्सेस पर दिखाते हैं। तो मैंने पॉजिटिव एक्सेस पर दिखाया, तो स्प्रिंग को तो मैं राइट में खींच रहा हूँ, स्प्रिंग को तो मैं राइट में खींच रहा हूँ, राइट में खींच रहा हूँ तो पॉजिटिव दिखाऊंगा, और उसके बदले में फोर्स जो है वो नेगेटिव होती जा रही है क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स को मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, वाई एक्सेस पर, फोर्स को मैं वाई एक्सेस पर दिखा रहा हूँ, तो फोर्स तो नेगेटिव होगी ना फिर, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इसलिए आप जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हो, जरा सा एक्सटेंशन करा तो जरा सी नेगेटिव फोर्स, थोड़ा और एक्सटेंशन करा तो थोड़ी और नेगेटिव फोर्स, थोड़ा और करा थोड़ी और नेगेटिव फोर्स, यहाँ तक आपने एक्सटेंशन कराया तो आपकी फोर्स जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है नेगेटिव, ठीक है। और इक्वल होगा, इक्वल होगा कि जितना आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए आपने 5 न्यूटन की फोर्स राइट में लगाई है तो 5 न्यूटन की ना ये अपोजिट फोर्स लगती रहेगी स्प्रिंग पर। स्प्रिंग कहेगा नहीं जी आप छोड़कर तो देखो मेरे को, मैं वापस जाऊंगा भाई, ठीक है। तो वो वापस उल्टी डायरेक्शन में उसने ताकत लगा रखी है लगातार, तभी मेरे को उसको होल्ड करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर ऐसे ही ब्लॉक रखा रहता तो ये पकड़ा, ये खिसका के रख दिया यहाँ पे, वो भी चुपचाप पड़ा है, हम भी टेंशन फ्री खड़े हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग लगातार उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, वापस लगने वाली फोर्स लगाता रहेगा। तो इसलिए ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, समझ गए, ये ग्राफ ऐसा बन रहा है कि ये चीज मैं बढ़ाता जाऊंगा इस तरफ तो फोर्स जो है वो इस तरफ जाती जाएगी। फोर्स एक्चुअली इंक्रीज हो रही है पर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इसलिए फोर्स को मैंने नेगेटिव में दिखाया। और अगर मैं ऐसे उल्टा चलता जाऊंगा, उल्टा यानी कि कंप्रेस करता जाऊंगा, कंप्रेस कर रहा हूं तो मैं एक्स को डिक्रीज कर रहा हूं तो मैं उसको लेफ्ट की तरफ दिखाऊंगा, लेफ्ट की तरफ दिखाऊंगा तो हमारी फोर्स पॉजिटिव होती जाएगी क्योंकि फोर्स इज नाउ एबल टू एक्सपैंड, रेडी टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होना चाहती है और एक्सपैंड होगी तो वो राइट की तरफ फेंकेगी इसको, ब्लॉक को राइट की तरफ फेंकेगी, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो हमारी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। समझ गए, ये ग्राफ क्लियर है, ग्राफ क्लियर है। अच्छा जी, अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द स्प्रिंग फोर्स फॉर एन एक्सटेंशन एक्सएम इज, हुक्स लॉ क्या हो जाएगा, हुक्स लॉ हमने देखा है एफएस इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक्सएम लिया है, एक्सएम मैंने मान लिया कि चलिए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो इसलिए एक्सएम बोल दिया उसको। एफएस इज इक्वल टू माइनस के एक्सएम और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर एन एक्सटेंशन एक्सएम इज, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे भाई, वर्क डन हमेशा जब भी कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा ना, किस किस का ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जब भी बनता है तो वर्क डन कैसे निकलता है, उस ग्राफ के नीचे का एरिया, ठीक। तो हमने क्या करा, हमने इसका एरिया निकाल लिया ये वाला। तो ये तो एक राइट ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और हम ये कहेंगे हाफ वर्क डन WS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ OB इंटू AB, हाफ OB इंटू AB, तो हाफ, अब ये OB कितना है XM और ये जो AB है ये कितना है, ये FS है भाई, ये यहाँ पर फोर्स ही तो है तो फोर्स कितनी है, FS है, ठीक। तो इसको FS बोल दिया हमने। हाफ इंटू XM और FS की वैल्यू क्या है, माइनस के XM, माइनस के XM, ये हो गया माइनस हाफ के XM स्क्वायर, माइनस हाफ के XM स्क्वायर। अच्छा जी, और यही तो पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है, हो गया।
आप ये देखिएगा कि इससे पहले वाले में वो हाँ ये रहा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हमने दिखा रखा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेगेटिव में वर्क डन दिखा रहे हैं, तो नेगेटिव में वर्क डन दिखाने का मतलब ये है कि ये जो है ये हमारा नेगेटिव साइड में, मतलब फोर्स अगर हम इस तरफ लगा रहे हैं तो जो स्प्रिंग है वो वर्क इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है ना भाई। स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं, यानी कि 180 डिग्री का एंगल होता है, तो वर्क डन नेगेटिव आता है, तो इसलिए -12 के एक्स एम स्क्वायर ये हमने कर दिया। बताइए क्लियर है? ठीक है भाई। क्वाजी स्टैटिक मोशन, अब जरा देखिए क्वाजी स्टैटिक मोशन क्या होता है। क्वाजी स्टैटिक मोशन जो है ये, इस मोशन का काम क्या होता है कि आप जो है ना, आप ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप ये कहें कि ये फोर्स ना धीरे 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 आ रही है, ये फोर्स धीरे धीरे लग रही है। जैसे मान लीजिए एकदम झटके से हम किसी चीज़ को खींचेंगे तो वो नेगेटिव फोर्स लगती हुई दिखाई देगी, है ना। और धीरे धीरे खींचेंगे तो हम कहेंगे कि यार जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतनी दूसरी डायरेक्शन में लग रही है फोर्स, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस का पता नहीं चल पा रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए तेज गर्म खौलता पानी को एकदम से डाल दे आपको, वाह एकदम से जल जाओगे, ठीक है। और वहीं कोई धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो आदत पड़ती जा रही है बॉडी को, वही चीज़ है क्वाजी स्टैटिक मोशन। देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली एन एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू एंड अपोजिट टू Fs हैज़ टू बी अप्लाइड, ठीक है। तो क्या है कि इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द स्प्रिंग स्लोली, तो स्प्रिंग को ना इतना धीरे 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 स्ट्रेच करना है कि जो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसका हमें एहसास ना होने पाए। लग तो रही है वो फोर्स, लेकिन हम धीरे 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 उसको बढ़ाते जा रहे हैं। फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स अगर हमने एकदम से खींचा किसी स्प्रिंग को तो एकदम से पता लगेगा यार हमें ना कोई उल्टी डायरेक्शन में खींच रहा है, और हम धीरे 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 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने धीरे से फोर्स अप्लाई करा, रुक गए, फिर हमें उसकी आदत पड़ गई, फिर जरा सा अप्लाई करा, फिर रुक गए, फिर हमें उसकी आदत पड़ गई। तो हमने थोड़ा सा अगर खींचा ना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमको एक रिस्टोरिंग फोर्स खींच रही है, ठीक है। इसको क्वाजी स्टैटिक मोशन बोलते हैं, धीरे धीरे। ये ऐसा होता है जैसे अभी घरों में तो यहाँ पर गैस पाइपलाइन आती है, ठीक है। जैसे सिलेंडर होता है ना, तो हम पढ़ेंगे इसमें 11th क्लास में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो जैसे सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में जब गैस भरी जाती है, कहाँ पर भरी जाएगी? बड़े बड़े जो LPG के जो स्टेशंस होते हैं, और उनको जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं ना उनसे थोड़ा दूर बनाया जाता है। यहाँ पर भी गाजियाबाद में लोनी में है। तो भारत गैस का, इंडेन का और इंडियन ऑयल का, ये 3 ही मेजरली हमारे पास जो है, एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है, सॉरी। तो ये जो है इनके मेजरली सिलेंडर्स आते हैं। तो अब आप ये देखिए, वो रेड कलर के सिलेंडर याद होगा, ठीक है। तो वो जो सिलेंडर है उनका ऐसा नहीं है कि वो मशीन आई, सिलेंडर यूँ लगा दिया और एकदम उसके अंदर गैस भर दी, नहीं, धीरे धीरे गैस भरी जाती है। अगर गैस को एकदम से कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो सिलेंडर इतनी हार्ड मटेरियल का बना हुआ होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी गैस जो है वो धीरे धीरे कंप्रेस होना चाहती है, वो एकदम से नहीं चाहती। नहीं तो CNG भरवाने लोग जाते हैं, तो CNG जो भरवाने जाते हैं तो वो एकदम से भर देने लगा, यार गैस चल यार अंदर जा, अब इसमें ऐसा क्या है, अभी लगेंगे 5-7 मिनट लगेंगे। लोग भी पूछते हैं भैया प्रेशर कितना है? अच्छा प्रेशर तो कम आ रहा है, मैं कल आऊँगा भरवाने, ठीक है। क्यों? पता चला भाई 15 मिनट तक अगले को ऑफिस जाना, 15 मिनट तक वो गैस ही भर रही है उसके अंदर, धीरे 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 वो गैस जा रही है। तो कभी भी कोई भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो धीरे धीरे करते हैं, नहीं तो गैस के एक्सपैंड होने का खतरा होता है, सिलेंडर के मुड़ने का, फटने का खतरा होता है। तो देखिएगा यहाँ पर भी वही करा जा रहा है कि स्लोली फोर्स लगाई जा रही है। तो हम ये कहेंगे W, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स वर्क कितना करेगी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो जी स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ये हो जाती है -kxm², ठीक है, -12 kxm², ये स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन के तौर पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, दोनों की यूनिट भी इसलिए जूल होती है। तो हमने ये कहा कि हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्प्रिंग को कहाँ खींचना चाहेगी? लेफ्ट की तरफ, और हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? राइट की तरफ। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो इसके वर्क डन का अपोजिट हो जाएगा,
क्योंकि हम इसको इधर खींचना चाह रहे हैं, स्प्रिंग खुद इधर रहना चाह रहा है, तो हम ये कहेंगे ये वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस। ये समझ में आ गया होगा। वर्क डन ऑफ द स्प्रिंग, डब्ल्यू एस की वैल्यू भले ही माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर है, वो बात अलग है। हमने कहा कि वर्क डन ऑफ बाई द स्प्रिंग, ये वर्क डन बाई द स्प्रिंग, स्प्रिंग जो वर्क कर रहा है ना वो कहाँ हो रहा है, लेफ्ट की तरफ हो रहा है, और हम इसको इधर खींचना चाह रहे हैं राइट की तरफ, तो हमारा फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स वो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना। तो ये वर्क कौन सा है जो हम करना चाह रहे हैं, इस ब्लॉक को खींचकर इधर लाना चाह रहे हैं, तो वो वर्क इस वर्क के नेगेटिव होना चाहिए, इस वर्क के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस बोला है। यहाँ तक क्लियर है? W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस क्यों बोला है? वर्क डन, ये है वर्क डन बाई स्प्रिंग, ठीक है, और ये है वर्क डन बाई अस जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है वो। तो W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एस, ये क्या हो गया माइनस, और डब्ल्यू एस की जगह लिख दें माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर। हम ये कहेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की तरह से स्टोर होता है, तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर ये हो गया, ठीक है ना, इतना होता है बस। तो ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमने किसकी हेल्प से निकाला? देखिए कोई इंटीग्रेशन वगैरह तो करना नहीं पड़ा जो इससे पहले वाले फॉर्मूले में करा था, यहाँ तो बस इसका एरिया निकाला है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। तो अगर ग्राफिकल मेथड से आता है तो सोच लीजिए शॉर्ट है काफ़ी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। तो इलास्टिक स्प्रिंग में भी एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहती है। एनर्जी कंजर्व रहने का मतलब क्या है कि जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी इलास्टिक इसमें एक स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। मैं इसको आगे अभी कराता हूँ, बस आप 1 मिनट वेट करें। Conservation of energy in an elastic spring. If we stretch a spring to a distance, xm, its potential energy is half k xm square. ये हम देख चुके हैं। When it is released, it begins to move under the spring force till it reaches the equilibrium position x is equal to 0, where it has maximum velocity. ठीक है, तो till it reaches the equilibrium position x is equal to 0 where it has maximum velocity.
ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये कहानी सुनिए, ये जो लिखी हुई है ये बताता हूं मैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलास्टिक स्प्रिंग। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगा रखा है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस कर दिया। ओरिजिनली जो स्प्रिंग है वो यहाँ रहना चाहता था, तो ये उसकी x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन है ये। हाँ, मैंने कंप्रेस करा है तो फिर क्या होगा, ये हमने थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ ले गए, मतलब हमने यहाँ से और यहाँ तक इसको कंप्रेस करा दिया, कुछ भी डिस्टेंस होगा ये। तो हमने इसको ओरिजिनली ये यहाँ पर था, यहाँ पर जब ये रेस्ट में रखा हुआ था, चुपचाप रखा हुआ था, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि रेस्ट वाली पोजीशन में था, आपने कंप्रेस करके आपने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक पहुँचा दिया। अब इसके अंदर पोटेंशियल डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा कि नहीं, मैं तो छूटना चाहता हूँ, मैं तो वापस रीस्टोर करना चाहता हूँ खुद की शेप को। ठीक है, तो अब आपने इसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या ये टक से यहाँ पर आकर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, स्प्रिंग है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो गई, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आएगा और इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 0 पर इसकी, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, कोई अलग से फोर्स नहीं लग रही है, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसको पुश करके यहाँ तक पहुँचा देगी। तो इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ये एक वेलोसिटी के साथ जाएगा। भाई कोई भी चीज़ है, मेरा हाथ भी अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसकी कुछ तो वेलोसिटी है, जो उंगली यहाँ से यहाँ तक घूम रही है तो कुछ तो वेलोसिटी है, तो ये भी ऐसे खिसकते हुए यहाँ पर आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इसकी उस टाइम मैक्सिमम होगी। फिर क्या होगा, इसके अंदर इनर्शिया डेवलप हो गया, इनर्शिया मतलब ये मोशन में है तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा, तो उस इनर्शिया की वजह से ये इस पोजीशन को क्रॉस कर जाएगा। और आप वैसे भी प्रैक्टिकली करके देखिए कि अगर आपके पास कोई ब्लॉक है, आपने उसको कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग लगी हुई है, तो वो ऐसे आएगा टक 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 ऐसे करके, और फिर फाइनली रेस्ट में आएगा वो। इसको कहते हैं ऑसिलेशंस, और ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो धीरे धीरे डैम्प होते हैं यानी कि खत्म होते चले जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि जब वो यहाँ से एक्सपैंड करेगा ना, तो वो यहाँ मीन पोजीशन यानी कि x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन पर अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से आएगा, इसको ओवरटेक कर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर थोड़ा सा कंप्रेस होगा, फिर थोड़ा सा एक्सपेंड, फिर कंप्रेशन एक्सपेंशन कंप्रेशन एक्सपेंशन, फाइनली आकर रुकेगा। वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि if we stretch a spring to a distance xm, its potential energy is half kxm square. When it is released, जब उसको रिलीज कर दिया जाएगा, it begins to move under the spring force. It begins to move under the spring force till it reaches the equilibrium position at x is equal to 0, where it has maximum velocity. तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तभी तो वो मोशन में है। जब भी बॉडी मोशन में आती है उस दौरान उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। द बॉडी ओवरशूट्स द x इज इक्वल टू 0 पोजीशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से बॉडी इस पोजीशन को ओवरशूट कर जाती है, मतलब इससे आगे निकल जाती है। Its velocity decreases until it momentarily stops at position x is equal to minus xm। तो अगर आपने इसको कंप्रेस कराया था तो लगभग इतना ही दूर ये आगे जाएगा, फिर वहां पर जाकर मोमेंटरीली एक मोमेंट के लिए ये स्टॉप करेगा, रुक जाएगा। ठीक है,
its velocity decrease where all the kinetic energy is converted into potential energy। तो जब ये खिंचकर यहाँ पर जाएगा ना, एक मोमेंट के लिए रुकेगा और फिर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि खिंचा है, ये खिंचा है तो फिर वापस अपनी इसी पोजीशन में आना चाहेगा, तो फिर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो वही लिखा है, द स्प्रिंग फोर्स अगेन पुल्स द बॉडी टुवर्ड्स द पोजीशन x इज इक्वल टू 0। तो स्प्रिंग फोर्स फिर उसको x इज इक्वल टू 0 वाली पोजीशन तक खींचेगा, स्प्रिंग फोर्स उसको खींच के लेकर आएगा। दस द बॉडी कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। तो बॉडी जो है ये टक 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 ये ऑसिलेट करती रहेगी, लेकिन इस पूरे प्रोसीजर के दौरान उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। कैसे? कंजर्व का मतलब कांस्टेंट ही होता है ना। तो एट द एक्सट्रीम पोजीशंस वेयर x इज इक्वल टू प्लस माइनस xm एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, अगर इस पोजीशन पर लेकर आएंगे तो इस पोजीशन पर लाकर रुके ना हम, तो रुके तो इस पोजीशन पर भी इसकी वेलोसिटी 0, और ये थोड़ा सा आगे पहुंच गया, मतलब ये तो कहलाएगी प्लस xm पोजीशन और ये वाली कहलाएगी माइनस xm पोजीशन। ठीक है, तो जो xm पोजीशंस हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशंस हैं, वहां पर वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, वही लिखा हुआ है, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस वेयर x इज इक्वल टू प्लस माइनस xm एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 एट द हाँ कर देंगे। अरे वंशी का ये रिमोट रखा है देखना, व्हाइट कलर का, उसे बंद कर देना। एट द एक्सट्रीम पोजीशंस वेयर x is equal to plus minus xm and velocity v is equal to 0, and velocity v is equal to 0, k is equal to half mv square, k is equal to half mv square, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ के एक्सएम स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन x फॉर x बिटवीन माइनस एक्सएम टू प्लस एक्सएम द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। तो हम किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन की बात करें, मतलब बीच की किसी भी पोजीशन की बात करें, अच्छा ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी कि इस तरफ वाला राइट वाला एक्सट्रीम या इस तरफ वाला एक्सट्रीम, यहाँ पर हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी वो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी k प्लस यू, तो 0 प्लस हाफ के एक्सएम स्क्वायर, यानी कि हाफ के एक्सएम स्क्वायर ही हो जाएगी, ये तो हाफ के एक्सएम स्क्वायर ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन द एनर्जी इज पार्टली काइनेटिक एंड पार्टली पोटेंशियल। ठीक है, तो थोड़ी सी काइनेटिक होगी और थोड़ी सी पोटेंशियल होगी बीच की किसी भी पोजीशन पर, क्योंकि क्या है ना कि जैसे स्प्रिंग खींचता जा रहा है, तो खींचता जा रहा है तो यानी कि मोशन में तो है वो, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी उसके अंदर, और जब खींचता जा रहा है तो इसके अंदर धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर स्टोर होती जा रही है। तो किसी भी पोजीशन पर थोड़ी सी तो एनर्जी उसकी काइनेटिक होगी और थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई, के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई। तो टोटल एनर्जी क्या है? हाफ के एक्सएम स्क्वायर, हाफ के एक्सएम स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर
हाफ एम वी स्क्वायर, और किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन पर है तो डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स होगा, है ना, एक्सएम तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स होगा, तो क्या हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। तो किसी भी मिड पोजीशन पर या कहीं पर भी बीच की किसी पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है, और जो उसका पोजीशन है वो कहीं पर भी किसी बीच वाली पोजीशन पर उसको मैंने x मान लिया। तो दोनों जो है दोनों का सम जो है वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी ही, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो इतनी ही रहेगी, के ई प्लस पी ई का सम। अब यहां से हम क्या निकालना चाह रहे हैं, देयरफॉर के ई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर को एक तरफ छोड़ा और इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ और के ये हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, एम को उस तरफ ले गए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी कितना हो जाएगा अंडर रूट के अपॉन एम, एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ये वेलोसिटी हमने निकाली, तो हम ये कहेंगे एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये वेलोसिटी हमने कहां पर निकाली, ये हमने कहा बीच की किसी भी पोजीशन पर, भाई ये तो लगातार ऑसिलेट करता रहेगा, तो बीच की किसी भी पोजीशन पर हमने कहा कि एट द इक्विलिब्रियम, बीच की किसी भी पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटी है वो ये निकलेगी किसी भी पोजीशन पर, वो कोई सी भी पोजीशन क्या है वो x है, और एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x क्या होता है 0, यानी कि जब वो बीच वाली पोजीशन पर आता है, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x की वैल्यू 0 हो गई, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम क्या करेंगे, हम पहले तो u निकालेंगे, u यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है, ये 0 हो गया, और काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी एम स्क्वायर कैसे निकलेगा, x की वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर यहां से निकाल लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी v स्क्वायर क्या हो जाएगा k अपॉन m एक्स एम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है, तो एक्स एम स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो गया, इधर m से m कट गया, तो k कितना हो गया हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी ये है, तो टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी, यहां से हम ये कहेंगे टोटल एनर्जी तो अगेन वही सेम रही ना, k प्लस यू, यानी कि हाफ के एक्स एम स्क्वायर, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे कि जो मैक्सिमम हमारी, जब हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो एम वी एम को मैक्सिमम वेलोसिटी बोल दिया, तो हाफ एम वी एम स्क्वायर, तो हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम हियर हमने इस फॉर्मूले में लगाकर निकाला कि वो हाफ के एक्स एम स्क्वायर के इक्वल है काइनेटिक एनर्जी, और एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, तो फ्रॉम हियर हाफ एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कट गया, और यहां से वी एम इज इक्वल टू आ जाएगा बड़ी शांति हो गई, इसका मतलब एसी शोर मचाता है सबसे ज्यादा।
तो वीएम स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम एक्सएम स्क्वायर। तो वीएम इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम और एक्सएम स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो एक्सएम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड फॉर अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग की मैक्सिमम स्पीड जो है वो इतनी होती है। और इसका एक ग्राफिकल डायग्राम इसका ये देख लीजिएगा कि वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया एनर्जी और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। ये इसका स्टैंडर्ड ग्राफ होता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर माइनस एक्सएम है या प्लस एक्सएम है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम अगर डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मैं जो ये वाला कर्व बना रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर हमारी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। भाई एक्स एक्सिस पर एनर्जी तो जीरो है ना, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू तो जीरो होती है ना, तो वाई एक्सिस पर मैं एनर्जी दिखा रहा हूँ तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोजीशन पर जीरो होगी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली यानी कि ये वाली पोजीशन, तो इस वाली पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी यहाँ पर मैक्सिमम, और ये वाली जो पोजीशन है ये है एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये जो ग्राफ जा रहा है ये नीचे की तरफ, ये जा रहा है यू का, यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप ये देखिएगा कि अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ये जो ये वाला ग्राफ है नीचे वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि हर जगह आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम है, काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। बाकी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, और आपका इसके बाद इसमें कितना बच रहा है, कोलिजन वाला पोर्शन बच रहा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। ठीक है, इतना कर लीजिए बस।